Yes, good morning. Most awaited topic of फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवीजन. इस टॉपिक में अक्सर मैंने बहुत बार स्टूडेंट से सुना है कि सर इस टॉपिक में टफ तो कुछ ही नहीं लगा, लेकिन बहुत सारी मेथड्स आती है, बहुत सारी मेथड्स जो एक साथ कंपाइल नहीं हो पाती. राइट. तो आज मैं इस रिवीजन, जिसका नाम आपको बोर्ड पे दिखे गया होगा, कैपिटल बस्टिंग के रिवीजन में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. कोशिश करूंगा कि वो 2 पार्ट में हो जाए, लेकिन 3 पार्ट अभी से प्लान करके चल रहा हूं. 3 पार्ट मतलब पहला लेक्चर आज का प्योर पूरा का पूरा लेक्चर 100% कंसेप्ट कवरेज होगा. राइट. इसमें सारे कंसेप्ट को हम एक जगह लाके देखेंगे तो पता लगेगा कि यार कंसेप्ट ज्यादा नहीं है और मेजोरिटी कंसेप्ट हमारे जहन में ऑलरेडी है. बस वो क्योंकि अलग अलग कंसेप्ट बहुत दिनों तक चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है इस टॉपिक को लेके, और इस टॉपिक को लेके ये थीम बन जाती है कि यार ये वाला टॉपिक जो है ना कहीं लैग कर रहा है. बट मैं बोल रहा हूं हर एक चीज आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है. राइट. अब इस टॉपिक में हम आज क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम सारे कंसेप्ट को एक जगह कंपाइल करके देखेंगे. राइट. तो लगेगा यार कि कंसेप्ट पार्ट में अगर आप इन टोटल गिनोगे है ज्यादा है, बट इन टोटल गिनोगे तो रेशियो एनालिसिस से कम है. राइट. रेशियो एनालिसिस में हम अगर रेशियोज गिनने जाएंगे तो कम से कम 30-40 रेशियोज होंगे. राइट. लेकिन यहां अगर हम कंसेप्ट देखने जाएंगे तो उससे आधा ही है, करीब 20 के आसपास के कंसेप्ट होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं, और वो सारी चीजें बहुत अच्छे से रिकॉल होगी. राइट. तो इस टॉपिक में जाने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर देते कि यार आखिर ये कैपिटल बस्टिंग टॉपिक है क्या, ये हमें क्या सिखा के जाएगा. हर टॉपिक में हमने यही किया कि टॉपिक की जब शुरुआत की हमने तो उसका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया. ये कैपिटल बस्टिंग टॉपिक आपको ये सिखा के जाएगा कि व्हेन यू आर हैविंग मनी, आपके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए किन किन टेक्निक्स को यूज करके आप उस डिसीजन पे पहुंचेंगे. ये टेक्निक्स आपको ये चैप्टर बताएगा. जनरली क्या होता है कि हम इमोशन के बेस पे डिसीजन ले लेते हैं. इमोशन के बेस पे क्या है कि यार मेरी इच्छा है कि मेरे को ये करना है, मेरी इच्छा है. इट्स टोटली डिफरेंट. राइट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इमोशंस काम नहीं करते. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास पैसा है ना, तो आप पैसा लगाना भी चाहते हो, जिस बिजनेस में लगाना चाहते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने से पहले थोड़ा इवेल्युएट कर लो तो ज्यादा अच्छा है. राइट. कि पता चला कि यार लगाने से पहले हमने इवेल्युएट किया और पता चला यार उतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा जितना हम सोच रहे थे. राइट. हमारी मशीन करोड़ों रुपए की आ रही है लेकिन उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा. गेटिंग माय पॉइंट. जब पेपर पे चीजें आएगी ना तो पेपर पे इवेल्युएट अच्छे से होगा. अदरवाइज मशीन खरीद ली और बाद में आप प्रैक्टिकल लाइफ में इवेल्युएट करने जाओगे तो आप डिसीजन तो रिवर्स होने से रहा. राइट. तो फिर आप दिक्कत में जाओगे, फिर आपको बाद में मशीनरी स्क्रैप के भाव में बेचनी पड़ेगी, बोलेगे यार बिजनेस काम नहीं कर रहा ढंग से. तो पहले ही क्यों ना बिजनेस शुरू करने के पहले ही हम कुछ टेक्निक्स लगा ले. आई एम नॉट 100% श्योर, इवन नोबडी इज 100% श्योर कि ये टेक्निक लगाने के बाद सक्सेस हो ही जाओगे, लेकिन उससे तो बेहतर है ना कि बिना किसी टेक्निक के हम आगे जा रहे थे. इससे बेहतर है कि हम टेक्निक लगा के आगे जाए. कम से कम पेपर पे हमें दिखेगा तो ऐसा ही कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह सही डेटा के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है. करेक्ट है क्या. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे जिसके बेसिस पे प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन किया जाता है. तो पूरा चैप्टर इन्वेस्टिंग डिसीजन का रिप्रेजेंटेशन है. राइट. अब इस चैप्टर में जाने से पहले एक थ्योरी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कितने टाइप के डिसीजंस कवर होंगे. हालांकि इसका टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है. राइट. मतलब इन सारे डिसीजंस पे सारी टेक्निक अप्लाई हो सकती है. ये मत मानना आप कि इस डिसीजन पे पर्टिकुलर टेक्निक लगेगी, इस डिसीजन पे पर्टिकुलर टेक्निक लगेगी. नहीं, सारे डिसीजन पे सारी टेक्निक अप्लाई हो सकती है. करेक्ट. चलो, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन इन कैपिटल बस्टिंग जाते हैं तो 2 टाइप के डिसीजन होते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्म्स एग्जिस्टेंस, मतलब फर्म अगर एग्जिस्ट करती है, मतलब ओल्ड फर्म अगर है तो वो डिसीजन ये वाले ले सकती है. कौन कौन से? रिप्लेसमेंट डिसीजन. रिप्लेसमेंट मतलब हमारे पास कुछ पुरानी मशीन है जिसको हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं. मॉडर्नाइजेशन डिसीजन मतलब हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन दोनों में रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है. और रिप्लेसमेंट में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ना हो, ओल्ड का ओल्ड टेक्निक के साथ, न्यू का न्यू टेक्नोलॉजी के साथ. करेक्ट. एक्सपेंशन मतलब हम सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं. डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में. ये डिसीजंस वही ले सकता है जो पुराना है, जो एग्जिस्ट करता है. चेक इट, सोच के देख लो आप. देखो, रिप्लेसमेंट तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई ओल्ड होगा.
मॉडर्नाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी। एक्सपेंशन तभी कर पाओगे जब आपके पास एक लाइन ऑफ बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन भी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक लाइन ऑफ बिजनेस है। लेकिन ये वाले डिसीजन नई पुरानी दोनों फॉर्म ले सकती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन मतलब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है लेकिन सेलेक्ट केवल एक होगा, राइट। इन सारे प्रोजेक्ट्स में से ओनली वन कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सेप्ट रिजेक्ट में, बस एक्सेप्ट रिजेक्ट में और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इतना ही फर्क है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट में आप मोर देन वन भी सेलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास जितने पैसे लगाते जाओ। प्रोजेक्ट की आपस में इंडिपेंडेंसी है, एक प्रोजेक्ट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐसा था कि एक ही लगा सकते हो, लेकिन यहां ऐसा है कि मोर देन वन प्रोजेक्ट कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है। कंटिंजेंट डिसीजन मतलब आप एक लगाओगे, एक लगाने का डिसीजन लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। मतलब वन सेलेक्ट ऑटोमेटिकली अदर विल सेलेक्ट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। ये थ्योरी क्वेश्चन है, राइट, सॉरी, ये थ्योरी क्वेश्चन है। इसका टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। समझना कि आगे जो टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें हमें डिसीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या कि रिप्लेसमेंट है, कि मॉडर्नाइजेशन है, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सो ऑन। नहीं आइडेंटिफाई करना, डू नॉट वरी। बहुत आराम से, इत्मीनान से हम एक एक चीज समझते हुए जाएंगे, एक एक टेक्निक समझेंगे, और टेक्निक में हमें डिसीजन आइडेंटिफाई नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे, करेक्ट। अब हम आते हैं टेक्निक की लिस्ट पे, राइट। ये टेक्निक की लिस्ट आपके सामने, एक बार नजर घुमा लो। चलो, अब टेक्निक में हम समझते हैं कि टेक्निक में ये टोटल ये 6 टेक्निक है हमारे सामने, 6 टेक्निक है, जिसमें ये 2 टेक्निक्स अभी केवल समझ रहे हैं, हम नाम देख रहे हैं, राइट। टेक्निक के अंदर का कंटेंट जानने की कोशिश मत करना, वो मैं एक एक बताऊंगा, राइट, डू नॉट वरी। नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक, नॉन टाइम एडजस्टेड मतलब ये वो टेक्निक्स है जिनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट नहीं आएगा। तो एक चीज मैं और बता दूं आपको कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले टीवीएम का एक रिवीजन, हालांकि फाउंडेशन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी टीवीएम का मुश्किल से 10 से 15 मिनट का एक रिवीजन जरूर कर लेना, ताकि वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको समझ आ जाए। बस उतना ही काम है यहाँ पे। तो एक टीवीएम का रिवीजन, देन इस टॉपिक में मूव करना, करेक्ट। अब यहाँ पे नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक में क्या है, एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ये 2 मेथड ऐसी हैं जिसपे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट नहीं आएगा। चाहे क्वेश्चन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर्स गिवन भी है तो भी इसमें इंपैक्ट नहीं आएगा, श्योर। उसके बाद टाइम एडजस्टेड टेक्निक में जिनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट आएगा, राइट, वो है आपके सामने डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी, आईआरआर और पीआई। हालांकि हमने केवल अभी इंडेक्स बनाया है, इस इंडेक्स को डिटेल में समझेंगे, हम एक एक टेक्निक को समझेंगे। बस आपके सामने केवल चार्ट रखा है कि ये टेक्निक आए तो टीवीएम यूज नहीं करना है, ये टेक्निक आए तो टीवीएम यूज करना ही करना है, राइट। आपको फैक्टर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए, और इन टेक्निक्स में फैक्टर्स गिवन भी है तो यूज नहीं करना है, राइट। आईआरआर में हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो है एमआईआरआर, वो आईआरआर का ही पार्ट हो जाएगा। मॉडिफाइड आईआरआर हम समझेंगे कि वो क्या चीज है। सबसे बढ़िया टेक्निक अगर हमारी कोई है तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी टेक्निक है। सबसे अच्छी टेक्निक अगर इसमें है, केवल अगेन इंडेक्स बनाया है, एक एक टेक्निक को डिटेल में अब हम समझते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले एआर, राइट। एआरआर में एक चीज और मैं बता दूं, राइट, जो एआरआर में भी लिखा है मैंने, लेकिन यहां पे भी बता दूं कि एआरआर एकमात्र ऐसी मेथड है इस पूरे कैपिटल बस्टिंग में, एआरआर एकमात्र ऐसी मेथड है जो इवेल्युएट होगी बाय पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इवेल्युएट होगी। बाकी पेबैक पीरियड और ये सारे मेथड, ये सब भी, राइट, इंक्लूडिंग पेबैक, राइट, ये बस समझना कि पेबैक और एआरआर दोनों सेम कैटेगरी में है, तो दोनों पे सेम बात कर रहा हूं। केवल एआरआर पीएटी पे बेस्ड है, बाकी सब मेथड सीएफएटी पे बेस्ड है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। अब सवाल ये है कि सीएफएटी क्या होता है, तो पीएटी में हम अगर डेप्रीशिएशन जोड़ दें, पीएटी में अगर हम डेप्रीशिएशन जोड़ दें तो सीएफएटी पे पहुंच जाते हैं, राइट। ये बहुत बेसिक सी चीज है, वापस से बस मैं आपको बता देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं, राइट, कि अगर हमारे पास ईबीडीटी है, अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स है,
तो इसमें से हम अगर CFAT पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, माइनस डिप्रीशिएशन करेंगे तो आ जाएंगे हम PBT पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स करेंगे तो आ जाएंगे हम PAT पे, और एड बैक डिप्रीशिएशन कर देंगे तो हम आ जाएंगे CFAT पे। आपके ध्यान में एक चीज और आ सकती है कि जब डिप्रीशिएशन को माइनस और एड बैक करना ही था तो माइनस ही क्यों किया, राइट जब इसको माइनस करेंगे ही नहीं तो एड बैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल माइंड में ये आ सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि इस बीच में आपका एक एलिमेंट आ रहा है टैक्स। अगर आप माइनस नहीं करोगे ना तो टैक्स ज्यादा इनकम पे लग जाएगा, बल्कि इनकम टैक्स तो बोल रहा है कि डिप्रीशिएशन आपको लेस करने की परमिशन है, तो हम केवल टैक्स बेनिफिट के लिए माइनस कर रहे हैं और वापस एड बैक कर रहे हैं, इसलिए कि डिप्रीशिएशन के नाम का पैसा हमारी पॉकेट से नहीं गया था। दैट्स वाई CFAT में हमने डिप्रीशिएशन लेस किया क्योंकि उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाए और वापस एड बैक कर दिया। अगर टैक्स रेट ना हो, क्वेश्चन में टैक्स रेट ना हो तो डिप्रीशिएशन लेस और एड बैक का कोई सेंस नहीं बनता, फिर लेस ही मत करो। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है तो फिर लेस और एड बैक करो ही मत, करेक्ट। तो नो इम्पैक्ट ऑफ डिप्रीशिएशन व्हेन देयर इज नो टैक्स रेट। श्योर। और आगे गया, राइट। और अब ARR टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी मत देखो, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई, पढ़ने की कोशिश मत करो, मैं एक एक जगह मैं खुद ले जाऊंगा आपको, राइट। डू नॉट वरी, एक एक एलिमेंट को हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसका फुल नाम है, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या है ARR का? ARR का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये तो समझ ही नहीं आया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे, राइट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि ARR ईयर वाइज नहीं निकलता, ARR प्रोजेक्ट वाइज निकलता है कि मेरा प्रोजेक्ट का ARR। अब एक प्रोजेक्ट में 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि एक ही साल हो, तो बहुत सारे ईयर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे ईयर्स हो सकते हैं, तो हमने क्या किया कि हर ईयर का ईयर 1 + 2 + 3 + 4, राइट, अलग अलग ईयर्स का PAT निकाला, उन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो एवरेज आ गया, राइट। 5 होता तो 5 को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, यानी कि जो भी नंबर्स है उसको डिवाइड बाय कर देते तो एवरेज आ जाता। क्यों? क्योंकि हमें ARR एक साल का नहीं चाहिए, हमें ARR पूरे प्रोजेक्ट का चाहिए पर एनम, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन उसके अंदर चाहिए, करेक्ट। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग? ओपनिंग का मतलब है परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, परचेज और इंस्टॉलेशन। क्लोजिंग का मतलब है सॉल्वेज या स्क्रैप, करेक्ट। वर्किंग कैपिटल इसमें डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा SLM मेथड में। अब WDV मेथड अगर आ जाए तो वहां हम कैसे निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट? क्योंकि वहां ऐसा XLM में तो क्या होता है, एक ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तो उसमें क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एक मिडिल वैल्यू आ जाती है। लेकिन WDV में क्या होता है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज से गिरता हुआ जाता है, तो हर बार जब गिरता हुआ जाता है तो थोड़ा कम अमाउंट होता हुआ जाता है, राइट। कि पिछली बार का डिप्रीशिएशन और इस बार के डिप्रीशिएशन में आप डिफरेंस देखोगे तो हर आगे आने वाले सालों में डिप्रीशिएशन का अमाउंट धीरे धीरे कम होता हुआ जाता है। तो WD लेट्स से कि 4 साल की मशीन है, WDV का केस समझना पूरा, यही समझा देता हूं मैं आपको। 4 साल की मशीन है तो WDV का एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन बात कर रहा हूं मैं? ये वाला, राइट। प्लस वर्किंग कैपिटल तो करना ही है, बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वहां नहीं होगा। वहां क्या होगा, लेट्स से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल है। 4 साल का ओपनिंग WDV लिखो, 4 साल का क्लोजिंग WDV लिखो, राइट। यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर क्या करो, इसका एवरेज करो इंडिविजुअल, राइट। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ऐसे कर दो तो 4 एवरेज आ जाएंगे आपके पास। फिर चारों सालों को जोड़ के डिवाइड बाय 4 कर दो तो एक कंबाइंड एवरेज आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज WDV का इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये केवल वैल्यू का, उसमें प्लस वर्किंग कैपिटल तो हम करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या है, एवरेज PAT डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट। प्रेजेंटेशन की बात करें तो स्टेप लिखनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज PAT, फिर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, फिर स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ ARR, फॉर्मूला और उसकी वैल्यू, राइट। डायरेक्ट मत करना वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके, आंसर तो आ जाएगा लेकिन मार्क्स कट जाएंगे, श्योर। तो कभी कभी कोई ऑथर, इवन हमारे मॉड्यूल में भी 2 फॉर्मूले दिए हुए, राइट, उन ऑथर्स ने बोला कि एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह
कभी कभी कोई ऑथर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले लेता है, तो देख लेना आप कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि ऐसा बोले कि ARR बेस्ड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा बोले तो एवरेज की जगह इनिशियल ले लेना, फिर उसमें एवरेज का कोई फंडा करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय सीधा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। शॉर्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मशीन की प्राइस और वर्किंग कैपिटल दोनों जोड़ देना। शॉर्ट बढ़े आगे, चलो यहां मैंने लिखा है ओनली दिस मेथड इज बेस्ड ऑन PAT, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी सब मेथड इसके बाद जितनी भी है वो CFAT पे बेस्ड है, राइट। द नेक्स्ट मेथड इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? पे बैक पीरियड का मतलब होता है मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, शुरुआत में जो मैंने पैसा लगाया, वो मुझे कब वापस मिल जाएगा, कितने टाइम में वापस मिल जाएगा, दिस कॉल्ड पे बैक पीरियड, राइट। तो वो सिंपली दो तरीके से निकल सकता है। एक तो पे बैक पीरियड का ये फॉर्मूला लगा लो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल CFAT। जस्ट लेट्स से कि मैंने इनिशियल में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और हर साल में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो अगर 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? 10। इट मीन्स 10 सालों में मेरा पैसा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये हर साल का CFAT सेम हो ये जरूरी तो नहीं है। हर साल का CFAT अलग अलग भी हो सकता है। कभी 1 लाख कमा रहा हूं, कभी 5 लाख कमा रहा हूं, कभी 2 लाख कमा रहा हूं, राइट। अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब अलग अलग होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फेल, ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। जब अलग अलग होगा तो ये आपको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, एक ईयर 1 2 3 4 5 6 जितना भी प्रोजेक्ट की लाइफ है वो ईयर का टेबल बना दो। CFAT नॉट PAT। CFAT अगर गिवन है डायरेक्टली तो ठीक, नहीं गिवन है तो CFAT की पहले कैलकुलेशन होगी फिर ये टेबल बनेगा, राइट। CFAT देन क्यूमुलेटिव CFAT। क्यूमुलेटिव मतलब उस CFAT को हम जोड़ते हुए जाएंगे, ये CFAT जोड़ा, फिर इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर इस क्यूमुलेटिव CFAT में हम चेक करेंगे कि हमारा टारगेट जो है वो होगा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि वो टारगेट कब फुलफिल हो रहा है। अब वो टारगेट एग्जैक्ट फुलफिल हो गया तो उस वाले साल को हम बोल देंगे ये पे बैक पीरियड है। लेकिन एग्जैक्ट फुलफिल नहीं हुआ कि 4 और 5 के बीच में मेरा टारगेट फुलफिल हो रहा है, 5 और 6 के बीच में मेरा टारगेट फुलफिल हो रहा है, तो उस केस में मुझे ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो लोअर ईयर प्लस डिफरेंस फ्रॉम लोअर, बहुत बार देखा है हमने ये फॉर्मूला, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। लोअर ईयर प्लस डिफरेंस फ्रॉम लोअर डिवाइडेड बाय DL प्लस DS। हालांकि इस टेक्निक को हम करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, अभी हम ओरली बात कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट को रिकॉल करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको उसके बाद लगाना है, कब? जब अलग अलग CFAT है और क्यूमुलेटिव करके हम आंसर निकाल रहे हैं और 2 सालों के बीच में आंसर है तब। अगर एग्जैक्ट आंसर आ गया तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसके बाद आता है डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक में कोई फॉर्मूला नहीं है, अब टाइम एडजस्टेड टेक्निक शुरू हो गई। डिस्काउंटेड पेबैक में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें सिंपली ऐसी टेबल बनेगी। टेबल कैसे बनेगी? ईयर के बाद CFAT को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट जो भी दिया होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT आ जाएगी। उसके बाद सेम कहानी, मतलब हम CFAT का क्यूमुलेटिव ना करते हुए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT का क्यूमुलेटिव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां हम टाइम एडजस्टेड टेक्निक यूज कर रहे हैं। यहां हम बोल रहे हैं कि हमारे पैसे को आज खींच के लेके आके, राइट, क्योंकि हम सिंपली पैसे से पैसा कवर नहीं करना चाहते हैं, पैसे के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो लग रहा है, उसको भी कवर करना चाहते हैं, राइट। यानी कि आप कंपेयर जो कर रहे हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, राइट, तो वो आज के टर्म में है, वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में है, तो इसको कंपेयर करने वाला अमाउंट भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म में होना चाहिए। ये इसके पीछे का लॉजिक है, करेक्ट। तो ये डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक हमेशा, ऑब्वियसली ये ध्यान से सुनना, हमेशा पेबैक पीरियड से ज्यादा ही होगा, क्योंकि पेबैक पीरियड में सिंपली हम केवल अमाउंट कवर करते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जो ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो हमेशा कम ही होती है, तो वो कम हो जाती है, तो टाइम लगता है हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। तो पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक में अगर हम डिफरेंस देखें तो पेबैक पीरियड छोटा ही होगा हमेशा, डिस्काउंटेड हमेशा बड़ा ही होगा सेम प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ सेम है, बस CFAT की जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT पे बेस्ड है टेक्निक, करेक्ट। अब हमारे ऐसी टेक्निक पे जिनमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, उनको सबको एक साथ हम डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट बहुत नॉर्मल है, आप देखोगे तो 5 7 10 जगह एडजस्टमेंट है, बस उतने में वो टेक्निक खत्म है, राइट। आप जब देखोगे तो वो है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? इस टेक्निक में हम सारे कैश फ्लो, जितने भी कैश फ्लोज होते हैं, उन सारे कैश फ्लो को प्रेजेंट में खींच के लाते हैं,
राइट। टाइम एडजस्टेड टेक्निक मतलब सारी टाइम एडजस्टेड टेक्निक में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट आएगा। तो इसमें सारे कैश फ्लो को क्या किया, हमने प्रेजेंट पे खींच के लाए। प्रेजेंट पे खींच के लाने के बाद हमने उसको कंपेयर किया इनिशियल से, राइट। प्रेजेंट पे खींच के लाए तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में जनरली क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएफएटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेज, राइट। एनपीवी को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, ये भी याद दिला देता हूं। एनपीवी के कैश फ्लो को हम 3 पार्ट में बांटते हैं जनरली, वो है इनिशियल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो। इन 3 पार्ट में हम इसको बांटते हैं, करेक्ट। इनिशियल कैश फ्लो मतलब 0 ईयर में जो भी कैश फ्लो हो रहा है वो सब इनिशियल में आएगा, 0 ईयर में। एनुअल कैश फ्लो मतलब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं इसमें जनरली सीएफएटी आएगा। सीएफएटी अगर डायरेक्टली गिवन है तो ठीक, नहीं तो वो टेबल बनेगी पूरी कि सेल में से सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद माइनस डिप्रीशिएशन माइनस टैक्स एड बैक डिप्रीशिएशन करके हम सीएफएटी पे पहुंचेंगे। ऐसी एक टेबल बनेगी, करेक्ट। ईयर 1 2 3 4 जहां से भी जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो सब करने के बाद हम सीएफएटी पे पहुंचेंगे। सीएफएटी के बाद की कहानी क्या होगी कि सीएफएटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे कि लाना सबको प्रेजेंट पे ही है, लाना सबको प्रेजेंट पे है। इनिशियल को मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्योंकि इनिशियल ऑलरेडी प्रेजेंट में है, तो सबको प्रेजेंट में लाना है, चाहे वो एनुअल कैश फ्लो हो चाहे वो टर्मिनल कैश फ्लो, सबको लाना है कहां पे, प्रेजेंट पे। और प्रेजेंट पे लाने के बाद सबको नेट कर देना है। नेट कैसे, क्योंकि कुछ अमाउंट पॉजिटिव होंगे कुछ अमाउंट नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव लेस करेंगे तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा या आंसर 0 आएगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज है, 3 से चौथी पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। तो अगर आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये है कि वी आर अर्निंग मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीद से ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आंसर माइनस आता है मतलब वी आर अर्निंग लेस देन आवर एक्सपेक्टेशन, मतलब हम रिजेक्ट करेंगे। और 0 आता है इसका मतलब वी आर अर्निंग इक्वल टू आवर एक्सपेक्टेशन, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एनपीवी अगर पॉजिटिव या 0 होती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एनपीवी अगर नेगेटिव होती है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो हम एनपीवी में और कुछ नहीं करते हैं, हम इनफ्लो में से आउटफ्लो को लेस करते हैं। बस इनफ्लो में से आउटफ्लो को लेस करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज कर लेते हैं कि सबको प्रेजेंट पे लाके फिर नेट करते हैं, प्रेजेंट पे लाने के बाद एडजस्ट करते हैं, करेक्ट। इतना सा है। अब इसमें अलग अलग स्पेशल ट्रीटमेंट क्या आता है कि एनपीवी का जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो नॉर्मल डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग एडजस्टमेंट्स आता है। उस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है एनपीवी के कैलकुलेशन में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। स्पेशल ट्रीटमेंट नंबर 1 है कि अगर आपको दिया है वर्किंग कैपिटल, बस इतना दिया है कि वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। आपको सब कुछ याद होगा, रिकॉल करवा रहा हूं बस। वर्किंग कैपिटल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी पॉकेट से पैसा बिजनेस में जाता है, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आउटफ्लो है ना, हम हमारे एंगल से ही क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल जब हम जेब से पैसा निकाल के बिजनेस को दे रहे हैं तो हमारी पॉकेट से पैसा गया, तो जब भी पैसा जाएगा तो हम उसको क्या मानेंगे, आउटफ्लो मानेंगे, राइट। यानी कि वर्किंग कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस होगा, जनरली इंट्रोड्यूस होता है इनिशियल में। 1 लाख अगर वर्किंग कैपिटल लिखा है और इसके साथ टाइमिंग नहीं लिखी है तो टाइमिंग में हम क्या मानेंगे कि 1 लाख इंट्रोड्यूस हुए होंगे कब, इनिशियल ईयर में, करेक्ट, 0 ईयर। तो वर्किंग कैपिटल का अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तब आउटफ्लो होता है। अब वो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता। वर्किंग कैपिटल केवल बिजनेस में रोटेट होता है, राइट। आपके गल्ले में आपने पैसा रखा, उससे आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स खरीदने के बाद फिर बिक जाता है, फिर गल्ले में पैसा आ जाता है, फिर गुड्स खरीदते हो, फिर गल्ले में पैसा आ जाता है, स्टॉक बिकता है, तो ऐसा रोटेट होता है। रोटेट होने के बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि हमने बिजनेस बंद करने की सोच दी, राइट। टर्मिनल ईयर आ गया, एट द एंड आ गया, बिजनेस की लाइफ अब खत्म हो रही है, नए बिजनेस में एंटर करेंगे, ये वाला बिजनेस यही खत्म हो रहा है। तो अब ये वाला बिजनेस जब यही खत्म हो रहा है तो सब कुछ बेच के जब हम जा रहे होंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम गल्ले में जो रखा पैसा है उसको निकाल के वापस पॉकेट में डाल देंगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो एट द एंड टर्मिनल में ये हमारे लिए क्या होता है, इनफ्लो होता है। सवाल ये कि अमाउंट कितना होगा, राइट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये अमाउंट डिफर करेगा, ऑब्वियसली आपने जो इंट्रोड्यूस किया और वापस जो बैक में आपको मिलेगा दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो बाद में कितना अमाउंट होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि जितना अमाउंट हमने इंट्रोड्यूस किया उतना अमाउंट ही हमें वापस बैक में मिल जाएगा। अब आउटफ्लो भी सेम अमाउंट का, राइट, 1 लाख मान लो, और इनफ्लो भी सेम अमाउंट का। तो ये मत मान लेना कि यार आउटफ्लो इनफ्लो दोनों सेम हो रहा है तो इस ट्रीटमेंट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट तो अपनी जगह है, श्योर।
तो इस ट्रीटमेंट को लेके अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखें, बहुत स्पीडली करेंगे इसको, राइट, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि कभी कभी ग्रेड में, राइट, फेजेस में वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकती है, राइट, फेजेस में वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकती है या टाइमिंग अलग हो सकती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख है, CFAT 4 साल का 30, 40, 25 और 50 है। CFAT डायरेक्ट दिया है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ऑकर्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में वर्किंग कैपिटल 10,000 है। स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। तो बताओ एनपीवी कैलकुलेट करके बताओ, डिस्काउंटिंग रेट अगर 12% है तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख। CFAT आपका ये डायरेक्टली दिया है तो CFAT यहां आ जाएगा, राइट। मैंने क्या किया, टर्मिनल कैश फ्लो को ना लिखते हुए टर्मिनल को यही पार्टिसिपेट करवा दिया ताकि आपको ये दिख जाए। और ना टर्मिनल कैश फ्लो भी बनाते तो अल्टीमेटली वो होता 4th ईयर का ही फैक्टर, 4थे साल में ही अप्लाई होता, राइट। मैंने टर्मिनल को यहाँ पार्टिसिपेट करवा दिया ताकि एक साथ कंपैरिजन में आपको टेबल पे दिख जाए कि क्या क्या ट्रीटमेंट किस किस का आ रहा है। तो CFAT तो नॉर्मल आ गया। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा कि सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में आउटफ्लो हो गया 10,000 का, राइट, सेकेंड ईयर में 10,000 का आउटफ्लो, श्योर। और एट द एंड ये 10,000 का वापस क्या हो जाएगा, इनफ्लो। क्वेश्चन बोले या ना बोले ये ट्रीटमेंट बाय डिफॉल्ट है। और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होगा आपके लिए, ये भी इनफ्लो। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। आप जब इनको नेट करोगे, नेट करने के बाद मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करोगे, राइट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब करोगे तो ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा, इसमें से इनिशियल लेस कर दोगे तो एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। इसके बाद डिसीजन डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव पे और जीरो पे एक्सेप्ट और नेगेटिव पे रिजेक्ट, करेक्ट। ये था स्पेशल ट्रीटमेंट नंबर 1। अब वर्किंग कैपिटल में और एक और चीज हो सकती है कि वर्किंग कैपिटल अलग अलग हो सकती है। जैसे ऐसा आता है कि फर्स्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10,000 है, सेकंड ईयर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 15,000 है, थर्ड ईयर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 20,000 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10,000 है ना, तो फर्स्ट ईयर में है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में लेंगे। फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन 0 ईयर में होगा, तब जाके फर्स्ट ईयर का बिजनेस रन कर पाएगा। फर्स्ट ईयर के एंड में इंट्रोड्यूस करोगे तो फिर बिजनेस कैसे करोगे। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर में रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है वो इंट्रोड्यूस होगी 0 ईयर में। तो 0 ईयर में 10,000 का आउटफ्लो। सेकेंड ईयर की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 15,000। तो सेकेंड ईयर की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस होगी कब, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में। लेकिन 15,000 रिक्वायरमेंट है तो 15 इंट्रोड्यूस मत करना, केवल 5 इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि 10 हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो केवल डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं वो सब कंसेप्ट जो हमने क्लास में बहुत डिटेल में समझे थे। अगले ईयर में यानी कि थर्ड ईयर में रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड ईयर में रिक्वायरमेंट है 20,000 की, तो 15 हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो 5 और इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कब करेंगे, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। थर्ड ईयर के बिगिनिंग मतलब सेकेंड ईयर के एंड में, राइट। तो सेकेंड ईयर के एंड में उस अमाउंट को लिख देंगे और सेकेंड ईयर के बिगिनिंग वाले अमाउंट को फर्स्ट ईयर के एंड में लिख देंगे 5,000 5,000। और एट द एंड सबसे लास्ट में 20,000 पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लो, करेक्ट। सेकेंड स्पेशल ट्रीटमेंट है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन ऑब्लिक कैपिटल लॉस। अब ये कब आएगा, जब हम मशीन बेचने जाएंगे। तो मशीन बेचते टाइम आपको दो चीजें देखनी है। दो चीजें क्या देखनी है, सेल वैल्यू और बुक वैल्यू, राइट। सेल वैल्यू और बुक वैल्यू में अगर कोई चेंजेस है तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। या तो सेल वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, बुक वैल्यू कम होगी, या सेल वैल्यू हमारी कम होगी और बुक वैल्यू ज्यादा होगी। अगर चेंजेस है, दोनों इक्वल है तो बात ही खत्म। दोनों इक्वल है तो ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। दोनों अलग अलग है तभी ये कंसेप्ट लगेगा। तो सेल वैल्यू अगर ज्यादा है और बुक वैल्यू से, तो वो सिचुएशन होती है कैपिटल गेन, उस पर लगता है टैक्स, और टैक्स हमारे लिए क्या होगा, आउटफ्लो। सेल वैल्यू अगर बुक वैल्यू से छोटी है तो वो होता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस वाली सिचुएशन में हमें मिलता है टैक्स बेनिफिट, और टैक्स बेनिफिट को हम कंसिडर करते हैं इनफ्लो, राइट। तो अब तक दो स्पेशल ट्रीटमेंट समझे, बहुत नॉर्मल से, राइट। ये वाला ट्रीटमेंट कब देखना है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीन। जब हम सेल कर रहे होंगे तभी देखना है। तो जनरली ये टर्मिनल, करेक्ट, या इनिशियल में भी आ सकता है अगर हम पुरानी मशीन को बेच रहे हैं, ठीक। संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले लग चुकी है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस बिफोर द प्रोजेक्ट। ऐसा कोई वर्ड आता है कि दिस कॉस्ट हैज बीन ऑलरेडी इंकर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ऑलरेडी इंकर्ड वाली कॉस्ट हमारे काम की नहीं है, क्योंकि उसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो लगा ही चुके हैं, तो वो डूब गई, राइट। वो संक कॉस्ट है, उसको एनपीवी की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे।
एक तरह से ऐसा भी अलोकेटेड या अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड हेड ऑफिस ओवरहेड, कॉर्पोरेट ओवरहेड या नॉर्मल ओवरहेड, कोई सा भी ओवरहेड हो, अलोकेटेड या अपोर्शनमेंट वर्ड अगर आए तो उसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि वो भी एक्चुअल नहीं लग रही है, कहीं और लग रही है, बस इस प्रोजेक्ट पे केवल अलोकेट हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं भी होता तो वहां पे वो दूसरी जगह ये कॉस्ट लगती, राइट। तो एनपीवी के लिए ये इररेलेवेंट कॉस्ट है, ये तो दोनों जैसे ही वर्ड आए उसको हमें कुछ नहीं करना, उसको हमें इग्नोर कर देना है, राइट। एक नोट डाल देना बस एग्जामिनर को, ताकि पता लगे कि हम ये भूले नहीं है, हमने इग्नोर किया है इसको, ठीक है। अगला कि कभी कभी क्या होता है कि हम ओल्ड एसेट की एनपीवी निकाल रहे होते हैं, पुरानी एसेट होती है, पुरानी एसेट की एनपीवी निकाल रहे होते हैं, तब हम इनिशियल में जनरली, वैसे तो इनिशियल में कुछ होता नहीं है, लेकिन इनिशियल में फिर भी एनपीवी के कैलकुलेशन के लिए हमें एक अमाउंट लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है उसकी रीसेल वैल्यू या उसकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू या रीसेल वैल्यू ऑफ ओल्ड विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल आउटफ्लो एज अपॉर्चुनिटी लॉस। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं करते तो इतने में बेच देते, इतने में बेच देते तो हमारी पॉकेट में पैसा आ जाता, जो अब नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सब कुछ याद आ रहा है आपको, जो क्लास में हमने सारी चीजें डिटेल में समझी थी। मैं बोल रहा हूं केवल इंडिविजुअल ओल्ड की एनपीवी कैलकुलेट करोगे तभी ये कंसेप्ट आएगा। अगर आप इंक्रीमेंटल एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होंगे तब ये नहीं आएगा, क्योंकि सेल ऑफ ओल्ड उस टाइम तो आप इन्फ्लो मान ही लेते हो, तो फिर कौन सा अपॉर्चुनिटी लॉस, करेक्ट। तो जब केवल इंडिविजुअली ओल्ड की एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हो तभी ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ये सारे स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे, करेक्ट। इसके अलावा भी एनपीवी में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, पहले मैं उसको डील करता हूं, राइट, और उसके बाद मैं नए स्लाइड्स पे आता हूं। एक और एडजस्टमेंट एनपीवी में आता है कि एनपीवी में क्या होता है, अब एनपीवी कैलकुलेशन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट सारे यही थे, लेकिन क्या होता है कि लाइफ भी अलग अलग है। प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट 5 साल का है, एक प्रोजेक्ट 10 साल का है, अलग अलग लाइफ के प्रोजेक्ट्स है, तो क्या करें। अब अलग अलग लाइफ के प्रोजेक्ट से तो उसको डील करने के लिए सीधा एनपीवी काम नहीं आता, एनपीवी को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मॉडिफाई के लिए दो टेक्निक है, या तो ईएनपीवी करो या कॉमन टाइम होराइजन करो। तो कॉमन टाइम होराइजन में आपको याद दिला दूं, कॉमन टाइम होराइजन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे 5 साल का प्रोजेक्ट है और एक 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो 10 साल वाले को तो 10 साल ही रखते हैं, 5 साल वाले को दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं, राइट। वो सारे डेटा के साथ, जो डेटा आपके 0 से लेके 5 साल में थे, वही डेटा वापस से लेके अगले 5 साल और रन कर देते हैं, ताकि वो भी 10 साल का बन जाए। एक्चुअल में हम ऐसा नहीं करेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन ही ऐसा कर रहे हैं, ताकि दोनों एनपीवी 10-10 साल की हो जाए तो कंपेयर हो जाए, करेक्ट। और ईएनपीवी में हमें कुछ नहीं करना होता है। ईएनपीवी में तो जैसे हम एनपीवी निकालते हैं वैसे ही निकालो, 5 साल की एनपीवी 5 साल की निकालो, 10 साल का प्रोजेक्ट है 10 साल के कैश फ्लो को कंसिडर करते हुए एनपीवी निकालो, नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं। बस एक डिवाइड करना है उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। 5 साल का है तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर, और अगर 10 साल का है तो 10 साल का एन्युटी फैक्टर। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकलता है? लेट्स से कि 12% आपका रेट है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 5 साल के, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में, एन्युटी फैक्टर नहीं बोल रहा अभी, तो आप क्या करते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1/1 प्लस आर इक्वल टू करते हुए जाते हो, तो अलग अलग ईयर्स का आपका क्या आता हुआ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, करेक्ट है क्या? अगर यही अगर 5% हो तो 5% होगा तो 1/1.05 इक्वल टू ऐसा हर साल का ये फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कैसे आता है? एन्युटी फैक्टर जैसे 5 साल का निकालना आपको 12% से, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 1.12 1 2 3 4 5 और जीटी प्रेस कर दो। जीटी प्रेस कर दो तो क्या होगा, इन पांचों फैक्टर्स का टोटल आपका सीधा एक साथ आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। याद आ गया क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट? नहीं याद आया हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले आप कंसेप्ट कॉपी में पहले जाना, उसके सारे शॉर्टकट्स रिकॉल करना और उसके बाद ही इन टॉपिक्स को पढ़ना, तो मजा आएगा। बेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, करेक्ट। ये प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइफ डील हुआ, ठीक है। मैं दूसरी टेक्निक्स में बाद में आता हूं, अभी मैं पहले एनपीवी के सारे पॉइंट्स एक साथ डील करने की कोशिश करता हूं। ये इंपॉर्टेंट नोट फॉर एनपीवी और है, क्या है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है इंक्रीमेंटल बेसिस पे कि रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ, नहीं लिखा, राइट, सेल नहीं लिखी, बस इतना बोला कि सेल इतने से बढ़ी, तो आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करनी होती है। तो आपको सिंपली इतना देखना है कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया मतलब ये क्या है हमारे लिए, फायदा है, तो क्या होगा, इनफ्लो। अगर रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ तो ये हमारे लिए नुकसान है तो आउटफ्लो। सेविंग इन कॉस्ट वर्ड आता है, सेविंग इन कॉस्ट की इतनी कॉस्ट हमारी बच गई तो वो हमारे लिए क्या होगा, इनफ्लो। इंक्रीज इन कॉस्ट आता है तो ये हमारा नुकसान है तो क्या होगा, आउटफ्लो। मतलब ये ट्रीटमेंट आपको एनपीवी में डील करना है, राइट। अगर ये वर्ड्स होते हैं तो ये ट्रीटमेंट आपको देखना है, राइट। या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, करेक्ट।
और अगर आगे जाएं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, तो कुछ एनपीवी ऐसी आती है, प्रोजेक्ट एनपीवी वर्सेस इक्विटी एनपीवी, राइट। ऐसा अगर लिखा हो कि कैलकुलेट प्रोजेक्ट एनपीवी या इक्विटी एनपीवी, तो हम कुछ चीजें प्रोजेक्ट एनपीवी में इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड सारे कैश फ्लोज, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड सारे कैश फ्लोज हम इग्नोर करते हैं। लोन आया तो भी इनफ्लो नहीं मानते, लोन गया तो भी आउटफ्लो नहीं मानते, लोन का इंटरेस्ट देना है तो वो पैसा गया लेकिन आउटफ्लो नहीं मानते, उस इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसको इनफ्लो नहीं मानते। गेटिंग माय पॉइंट? जो कि इक्विटी एनपीवी में हम वैसा ही करते हैं, जैसा मैंने अभी ट्रीटमेंट बोला वैसा सब कुछ करेंगे। लोन आया तो इनफ्लो, लोन गया तो आउटफ्लो, सब कुछ वैसा ही करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बस प्रोजेक्ट एनपीवी में लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड, मैं स्पेशली वर्ड यूज कर रहा हूं लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म लोन होगा तो सब कंसीडर होगा, ये शॉर्ट टर्म आपके सामने है कि शॉर्ट टर्म होगा तो यहां पे भी कंसीडर होगा, यहां पे भी लोन आया इनफ्लो, लोन गया आउटफ्लो, लोन का इंटरेस्ट दिया आउटफ्लो, टैक्स बेनिफिट आया इनफ्लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम प्रोजेक्ट एनपीवी का इवेल्युएशन कर रहे होते हैं तो इसके डिस्काउंटिंग रेट और इसकी डिस्काउंटिंग रेट का मतलब क्या? वो रेट जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एनपीवी निकालते हैं, राइट। उसकी डिस्काउंटिंग रेट आपकी WACC या KO होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन कर रहे हैं, राइट। और जब हम यहां इक्विटी एनपीवी में इवेल्युएशन कर रहे हैं तो हम केवल इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, तो यहां एक्सपेक्टेशन भी किसकी लेंगे हम? केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ये हमें ध्यान रखना है, राइट, कि WACC यहां पे और यहां पे केवल KE का इवेल्युएशन होगा। श्योर। एक और बात करते हैं हम लीज वर्सेस बोरोइंग का, जो कि कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट है। हालांकि वो हमारे अभी इंटरमीडिएट के प्रेजेंट कोर्स से, पहले था अभी प्रेजेंट कोर्स से वो हट चुका है कि लीज वर्सेस बोरोइंग में क्या होता है, राइट। लेकिन ओरली डिस्कस कर लेता हूं कि लीज वर्सेस बोरोइंग में इतना ही फर्क है कि बोरोइंग वाले केस में हम क्या करते हैं कि बोरोइंग वाले केस में हम ओनर होते हैं तो डिप्रीशिएशन हमको मिलता है, और लीज वाले केस में क्या होता है कि हम ओनर नहीं होते तो डिप्रीशिएशन का राइट हमको नहीं है, तो डिप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट हमको नहीं मिलता, राइट। लीज वर्सेस बोरोइंग में अगर अलग अलग देखें तो बोरोइंग में इनिशियल एनुअल टर्मिनल को मैं बात करूं तो बोरोइंग में इनिशियल एनुअल टर्मिनल में क्या होता है कि मशीन हम खरीदते हैं लेकिन लोन भी आ जाता है, तो मशीन की कॉस्ट इनिशियल में नहीं लगती और बाद में हम रीपे करते हुए जाते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो वो इंस्टॉलमेंट हमारे लिए आउटफ्लो होती है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट में एक एलिमेंट इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट हमको मिलता है, करेक्ट। लास्ट में सॉल्वेज हमको मिलती है। ये हो गया बोरोइंग का केस। लीज के केस में क्या होता है? लीज के केस में जनरली इनिशियल और टर्मिनल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना पैसा जाता है इनिशियल में, ना टर्मिनल में सॉल्वेज मिलती है, केवल एनुअल में आता है। एनुअल में लीज रेंट आता है, रेंट हम पे करते हैं, उसका टैक्स बेनिफिट हमारे लिए इनफ्लो होता है, करेक्ट। क्योंकि ये कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने स्लाइड में डिटेल में कवर नहीं किया, राइट। वो एक क्वेश्चन आप कोई सा भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसका, अगर कोई पेपर हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, कोर्स आ जाए, तो हमने क्लास में भी किए एक दो क्वेश्चन, आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हो। एक और कंसेप्ट है अच्छा वाला, वो है ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी। ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी में क्या होता है कि मशीन का डिप्रीशिएशन अलग अलग कैलकुलेट नहीं होता कि 5 अलग अलग मशीन अलग अलग कैलकुलेट होगा, पूरे ब्लॉक का डिप्रीशिएशन एक साथ कैलकुलेट होता है। तो पूरे ब्लॉक में क्या होता है, ये ऐसी लैंग्वेज होती है कि देयर आर अदर एसेट इन द ब्लॉक और देयर आर नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। अदर एसेट इन द ब्लॉक मतलब जिसका इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी एसेट्स हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि लास्ट ईयर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स का वो प्रोविजन याद होगा, राइट, जहां हमने इनकम टैक्स के प्रोविजन में देखा होगा कि ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी में क्या करते हैं कि कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन ही दो सिचुएशन में होती है। पहली सिचुएशन जब उस ब्लॉक की आखिरी एसेट सेल कर रहे होते हो, और दूसरा जब ब्लॉक नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो ब्लॉक की जब आखिरी एसेट आप सेल कर रहे होते हो, तो आखिरी एसेट सेल करोगे तब यहां तो लिखा है कि देयर आर अदर एसेट इन द ब्लॉक। अदर एसेट इन द ब्लॉक मतलब ये जो एसेट आप बेचोगे ये आखिरी एसेट नहीं है, इसके अलावा भी दूसरी एसेट्स है, तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी, राइट। मतलब सेल वैल्यू बुक वैल्यू यहां कोई डिफरेंस नहीं लिया जाएगा, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी, सिंपल, करेक्ट। डिप्रीशिएशन की कैलकुलेशन होगी आखिरी ईयर। इसका जस्ट अपोजिट अगर ऐसा लिखा हो कि देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक, कोई एसेट नहीं है, मतलब ये एसेट आखिरी है, ये एसेट बेचोगे तो इस पे कैपिटल गेन कैपिटल लॉस आएगा, और लास्ट ईयर केवल कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन होगी, आखिरी साल डिप्रीशिएशन की कैलकुलेशन नहीं होगी। एज पर इनकम टैक्स डिप्रीशिएशन के रूल में ऐसा लिखा है, दैट्स व्हाई हम ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो इसके पीछे लॉजिक की तरफ हम मूव नहीं कर रहे, क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। श्योर। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर आखिरी साल हमने मशीन यूज की तो डिप्रीशिएशन उस पर लगना चाहिए,
क्यों नहीं लग रहा, तो हम उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं। इनकम टैक्स ने बोला है कि आखिरी एसेट जब बेचोगे तो उस साल डेप्रीशिएशन मत कैलकुलेट करना, उस साल कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कैलकुलेट करने। इस ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी में क्या होता है, एक चार्ट के थ्रू हम डेप्रीशिएशन निकालते हैं। डब्ल्यूडीवी जो है वो ऐसे निकलती है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, राइट। इसकी परचेज प्राइस जो भी आएगी उसको जोड़ देते हैं, माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आती है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगता है, ये ध्यान रखना। मशीन की परचेज प्राइस पे डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, वो नॉर्मल केस में लगता है। ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी में हमें ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग करने के बाद, मतलब जब एट द एंड लास्ट ईयर में डेप्रीशिएशन हम लगा रहे होंगे, कब, जब अदर एसेट इन द ब्लॉक होगी, यहां डेप्रीशिएशन हम जब निकाल रहे होंगे, तो यहां ध्यान रखना कि यहां टर्मिनल यानी कि सॉल्वेज लेस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। जल्दबाजी में डेप्रीशिएशन कैलकुलेट मत कर देना, करेक्ट। चलो अब हम और कंसेप्ट पे आते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, केवल कॉस्ट डिटेल प्रोवाइड करता है आपको, ओनली कॉस्ट डिटेल इज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। मतलब उस क्वेश्चन में एनपीवी नेगेटिव आएगी, ये श्योर है, सेल तो दिया ही नहीं, और आपको डिसीजन के लिए बोला जाता है। तो डिसीजन कैसे लेते हैं, जिसकी लोअर नेगेटिव एनपीवी होगी। हम तो चाहेंगे कि जहां फायदा हो, तो पॉजिटिव के केस में हम हायर को सेलेक्ट करते हैं, नेगेटिव के केस में हम लोअर को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना तरीका कुछ ऐसा होगा कि जब हम कॉस्ट, क्योंकि सेल में से कॉस्ट जब लेस कर रहे होते हैं ना, तो वहां बाय डिफॉल्ट टैक्स का बेनिफिट हमें मिल चुका होता है, क्योंकि उसके बाद हम टैक्स लगाते हैं, मतलब हमारी इनकम रिड्यूस हो चुकी होती है, तो टैक्स बेनिफिट मिल चुका होता है, सेल माइनस ऑल कॉस्ट, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जब सेल है ही नहीं, तो ये कॉस्ट लेस किससे करोगे, तो टैक्स का बेनिफिट इग्नोर हो जाता है यहाँ पे, तो हम टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे अलग से कंसिडर करके हम ऐड करते हैं। लेट्स से कि कॉस्ट अगर 1 लाख लग रही है और उसका टैक्स बेनिफिट 30% के हिसाब से, तो 30,000 हम इसमें ऐड करेंगे। 1 लाख का आउटफ्लो, 30,000 का इनफ्लो, तो नेट नेट हम इवेल्युएशन करेंगे 70,000 के आउटफ्लो से, करेक्ट। और अगर हम आगे जाएं तो 2 टेक्निक हमारी और बची है, उन 2 टेक्निक्स पे आ रहा हूं मैं यहाँ पे। वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR, पीआई और कुछ नहीं है, ये एनपीवी का फॉर्मूला टर्म है बस। एनपीवी में हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। रेलेवेंस क्या है इसका, याद दिला देता हूं। जब हमारे पास फंड लिमिटेड होता है, राइट, कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास 10 लाख का बजट है, आपके पास 25 लाख का बजट है, आपके पास 50 लाख का बजट है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे दिए, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए जो 1-2 करोड़ 5 करोड़ के होंगे, लेकिन आप लगा तो केवल 50 लाख ही पाओगे जितना आपका बजट है। तो उसमें क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक लाइन में रखते हो, लाइन में रखने के बाद उसका पीआई कैलकुलेट करते हो, पीआई कैलकुलेट करने के बाद उसकी रैंकिंग देते हो कि जिसका पीआई सबसे ज्यादा होता है वो फर्स्ट रैंकिंग, उसके बाद सेकंड रैंकिंग, उसके बाद थर्ड रैंकिंग, और ऐसे फिर रैंकिंग के हिसाब से फंड का अलोकेशन करते हुए जाते हो। तो ये पीआई मेथड है। पीआई में 2 मेथड होती है, एक होता है डिविजिबल, एक होता है इनडिविजिबल। डिविजिबल में तो रैंकिंग के बेसिस पे हम कर देते हैं, लेकिन इनडिविजिबल में हम अलग अलग ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। हालांकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ सारे कंसेप्ट रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, जो कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो आपके माइंड में थोड़ा सा ये मानो कि एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा ये, कि पीआई कब बेनिफिशियल होता है, जब 1 से बड़ा हो। बिल्कुल ठीक है, राइट, कि पीआई इनफ्लो बड़ा होना चाहिए, आउटफ्लो छोटा होना चाहिए, तो ही काम का है। तो पीआई बेनिफिशियल कब है, जब ग्रेटर देन 1 है। पीआई ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि एनपीवी पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो एनपीवी पॉजिटिव ही होगी। पीआई अगर लेस देन 1 है तो मतलब एनपीवी नेगेटिव होगी, ये भी श्योर है। पीआई अगर इक्वल टू 1 है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है तभी 1 होगा। इक्वल है मतलब एनपीवी क्या होगी उस केस में 0, श्योर। मतलब जिस डिस्काउंटिंग रेट पे आपने पीआई निकाला, ये भी बोल सकते हो कि वो डिस्काउंटिंग रेट IRR है। IRR अब अगला आ रहा है तो आपको समझ आएगा कि IRR वो डिस्काउंटिंग रेट होती है। IRR का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर से निकलता है। IRR का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, ये ट्रायल एंड एरर से। IRR वो डिस्काउंटिंग रेट है जहां एनपीवी क्या होती है, 0। IRR वो डिस्काउंटिंग रेट है जहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दोनों क्या होता है, इक्वल, राइट। इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं इक्वल। अब क्या होता है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम क्या करते हैं, आउटफ्लो को तो ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इनिशियल में हमारा जो आउटफ्लो हुआ वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट में ही है। बाकी सारे कैश फ्लो को हम अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट से ट्रायल करते हैं और प्रेजेंट पे लाते हैं, और प्रेजेंट पे लाके आउटफ्लो से मैच करते हैं। अगर आउटफ्लो से मैच हो गया तो ठीक, नहीं होता तो अगली रेट ट्राई करते हैं।
किन्हीं दो रेट के बीच में डिस्काउंटिंग रेट निकलती है, राइट। और उस रेट में फिर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम कौन सा वाला, लोअर रेट प्लस डिफरेंस फ्रॉम लोअर अपॉन डीएल प्लस डीएच, राइट, मल्टीप्लाई हायर रेट माइनस लोअर रेट, राइट। तो बाय ट्रायल एंड एरर हम ये डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड IRR, राइट। अब IRR और एक मॉडिफाइड IRR में एक डिफरेंस है। मॉडिफाइड IRR में क्या होता है, ये मॉडिफाइड IRR जब आपको कैलकुलेट करना होता है तो इसमें एक इनिशियल कैश फ्लो होता है, बाकी एनुअल कैश फ्लोज होते हैं और एक टर्मिनल कैश फ्लो होता है, राइट। ये ध्यान रखना, इनिशियल को कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना, इनिशियल को वहीं रहने दो। एनुअल सारे कैश फ्लो को हम फ्यूचर में ले जाते हैं, किससे, डिस्काउंटिंग रेट से, राइट। मॉडिफाइड है, अलग कंसेप्ट है, राइट। डिस्काउंटिंग रेट से हम इन सबको यहां ले जाते हैं, सब फ्यूचर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपके पास दो ही कैश फ्लो है, एक फ्यूचर वैल्यू है, एक प्रेजेंट वैल्यू है। हम प्रेजेंट को यहां नहीं ले जा रहे हैं, ध्यान रखना, प्रेजेंट को वहीं रखना है, एनुअल को वहां तक ले जाना है, राइट। और 5वें साल के कैश फ्लो तो ऑलरेडी 5वें साल में होते हैं, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कैश फ्लो को हम यहां ले जाते हैं, कौन से फॉर्मूले से, फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r⁴n, राइट। ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा है। फिर आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू आती है, एक प्रेजेंट वैल्यू आती है, और टाइम तो आपके पास है ही 5 साल। तो आप क्या, आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है और n है, r मिसिंग है, वो r आप निकाल लो, तो दिस r इज कॉल्ड मॉडिफाइड IRR, करेक्ट। तो ये पूरे कंसेप्ट है हमारे, जिसके बिहाफ पे हम कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस करेंगे कल और परसों के लेक्चर में, राइट। तो 2 लेक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लेक्चर हमारे क्वेश्चंस में जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, लेकिन कंसेप्ट पार्ट इतना ही है जितना मैंने बताया आपको। तो ये कंसेप्ट पार्ट एक बार फिर से आपकी फॉर्मूला कॉपी से रिकॉल कर देना, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ, और उम्मीद ये है कि आप इस लेक्चर को या तो दोबारा सुनेंगे कंसेप्ट याद करने के लिए, या फिर आपने अगर इनको कहीं कॉपी में लिखा है, फॉर्मूला कॉपी आपके सामने है, तो ये रिकॉल जरूर करेंगे, पेज पलट पलट के सारी चीजें याद करेंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम या कॉल पे पूछ सकते हैं, राइट। तो वहां हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिना रिकॉल किए कल के लेक्चर में आओगे ना तो मजा नहीं आएगा, राइट। तो मैं उम्मीद पूरी कर रहा हूं कि आप सारे कंसेप्ट याद करके आओगे। तो कल मैं केवल क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा, फिर कंसेप्ट पे वापस ध्यान नहीं दूंगा, कंसेप्ट रिकॉल करवाऊंगा लेकिन डिटेल में ध्यान नहीं दूंगा, करेक्ट। चलो, तो आज का लेक्चर हम यही रोक रहे हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।